कहानी की शुरुआत में हमें जूलिया और ऑस्कर नाम के दो साइंटिस्ट्स दिखाई देते हैं जो बर्फ से ढके एक इलाके में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। इसके लिए उन्हें बर्फ के ठंडे पानी में बम फेंककर कुछ धमाके भी करने पड़े थे। ठीक तभी हेडक्वार्टर से एक फोन आता है। उन्हें बताया जाता है कि उनकी तरफ एक भयानक तुषार झड़ बढ़ रहा है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलना होगा। इधर पास में ही घूम रही एक रशियन सबमरीन को अचानक एक अजीब और तेज आवाज सुनाई देती है जिसका मतलब उन्हें समझ ही नहीं आता। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि समंदर की लहरें नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही थीं। जूलिया के स्कैनर्स अजीब तरह से काम करने लगते हैं और उनके कैंप के चारों तरफ की बर्फ बहुत तेजी से फटने लगती है। जूलिया जाने से पहले अपने रिसर्च पेपर्स लेना चाहती है, लेकिन तब तक तूफान बिल्कुल पास आ जाता है। तब ऑस्कर उसे खींचकर स्नो मोबाइल की तरफ ले जाता है। इधर सबमरीन के कैप्टन को पता चलता है कि वो आवाज किसी जिंदा जीव की है, इसलिए वो तुरंत उस जीव से दूर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अचानक पानी के नीचे कोई बहुत बड़ी चीज आकर सबमरीन से टकराती है। बर्फ के ऊपर ऑस्कर और जूलिया अपने सामने बर्फ को टूटते हुए देखते हैं। वो बचने के लिए जी जान लगाकर भागते हैं, लेकिन बदकिस्मती से सामने की बर्फ फट रही थी। उनकी स्नो मोबाइल जो वहां से निकलने का इकलौता सहारा थी, वो भी आग में जलकर राख हो जाती है और पानी में डूब जाती है। इसके बाद धमाके उनके कैंप को भी तबाह कर देते हैं और बचे हुए साइंटिस्ट धीरे धीरे पानी में डूबकर मरने लगते हैं। इधर समंदर के नीचे सबमरीन भी लगातार डैमेज हो रही थी। अंदर के लोग बहुत मुश्किल से अपनी सीट पर बैठे थे क्योंकि सब कुछ बहुत तेज कांप रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद वो फाइनली एक फ्लेयर चलाने में कामयाब होते हैं और उस रोशनी में पानी के नीचे बड़े बड़े टेंटेकल्स दिखाई देते हैं। ठीक तभी एक आदमी कांच की स्क्रीन से टकराकर दूर जा गिरता है और चोट की वजह से वो तो सबमरीन डूबने से पहले ही एक ऑफिसर इमरजेंसी मैसेज भेज देता है और रशियन नेवी के हेडक्वार्टर तक सबमरीन के गायब होने की खबर पहुंच जाती है। असल में उस सबमरीन में बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ हथियार थे, इसलिए वो फैसला लेते हैं कि या तो उस सबमरीन को रेस्क्यू करना होगा और अगर रेस्क्यू करना मुमकिन नहीं हुआ तो उसे उड़ा देना होगा। इस मिशन को लीड करेगा विक्टर, जो कि पानी में फंसी उस सबमरीन के कैप्टन का भाई था। विक्टर की फैमिली बहुत टेंशन में थी कि कहीं वो भी न खो जाए, इसलिए उसकी माँ बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो जाती है। वो विक्टर के हाथ में एक घड़ी पहना देती है जो उसके पिता की थी। वो कहती है कि ये घड़ी तुम्हारी हिफाजत करेगी और वो जहाँ कहीं भी हो तुम्हारा ख्याल जरूर रखेंगे। तो खैर उस रात विक्टर डॉक पर पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि उसके पिता के पुराने दोस्त एडमिरल ओलशांस्की भी इस मिशन पर जा रहे हैं। तब विक्टर के दिमाग में टेंशन आती है कि ये बुजुर्ग आदमी शायद इस काम के लिए काफी ज्यादा ओल्ड हो गए हैं। अगर ये बुढ़ा मर गया तो इल्जाम तो उसी के सिर आएगा। लेकिन ओलशांस्की को टीम से बाहर करने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए विक्टर जब सबमरीन पर चढ़ता है तो क्रू मेंबर्स सब शिकायत करने लगते हैं कि हमारी छुट्टियां खत्म होने से पहले ही हमें काम पर बुला लिया गया है। दूसरी तरफ जूलिया और ऑस्कर स्नो स्टॉर्म के बीच ही भटक रहे थे। वो फोन ऊपर करके सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और ये सब करते हुए जूलिया लगभग एक गहरी खाई में गिरने ही वाली थी। तभी ऑस्कर उसे आखिरी मोमेंट पर आकर पकड़ लेता है और तभी जूलिया के फोन में एक ऑनेल रिग का सिग्नल आता है और वो तुरंत कॉल भी करती है। लेकिन भयंकर तूफान के शोर की वजह से रिग के लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता, तो कुछ देर बाद सिग्नल कट जाता है और कॉल बंद हो जाती है। अब ऑस्कर बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। वो आसमान की तरफ एक फ्लेयर गन चलाता है और थककर जमीन पर बैठ जाता है। और अब अगले दिन सुबह विक्टर की सबमरीन उसी जगह पहुंचती है जहां पहली सबमरीन खोई थी। सबमरीन के क्रू मेंबर्स नोटिस करते हैं कि ओलशांस्की विक्टर को लेकर एक प्राइवेट रूम में जा रहे हैं। वहां कुछ सीनियर ऑफिसर्स भी थे और उनके हाथ में एक रिपोर्ट दी जाती है जिसे पढ़कर सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत जल्द ही उस खोई हुई सबमरीन को लेकर तरह तरह की पैरानॉर्मल अफवाहें फैलने लगती हैं। उधर जूलिया और ऑस्कर बर्फ में फंसी एक बोया ढूंढ लेते हैं। ये बोया पानी में तैरने वाला एक ऐसा डिवाइस है जो आसपास के जहाजों को सिग्नल भेजता है। उनके मन में उम्मीद की किरण जगती है कि शायद कोई न कोई इस सिग्नल को पकड़कर उन्हें ढूंढने जरूर आएगा, इसीलिए वो इधर उधर भटकना बंद करके वहीं इंतजार करने लगते हैं। और विक्टर की सबमरीन को जब उस बोया का सिग्नल मिलता है तो वो तुरंत उस तरफ बढ़ने लगते हैं। अचानक चारों तरफ से बहुत सारी व्हेल मछलियां आकर सबमरीन को घेर लेती हैं। क्रू मेंबर्स कोशिश कर रहे थे कि व्हेल मछलियों को कोई चोट न पहुंचे। वो उन्हें बचाते हुए नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ठीक तभी एक व्हेल गलती से स्क्रू हेड से टकरा जाती है। तब ओलशांस्की क्रू को ऑर्डर देता है कि सोनार चालू कर दो, लेकिन विक्टर इससे सहमत नहीं होता क्योंकि इससे व्हेल मछलियों को नुकसान पहुंच सकता था। पर उन्हें हटाए बिना वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहे थे, इसलिए मजबूरी में सोनार चालू कर दिया जाता है, जिसकी वजह से व्हेल मछलियां थोड़ी दूर हट जाती हैं। पर अगले ही पल वो सारी मछलियां दोबारा वापस आ जाती हैं। क्रू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। इसके बाद अचानक सारी व्हेल फिर से हट जाती है। तब पता चलता है कि उस इलाके में एक तरह की लो फ्रीक्वेंसी वाली आवाज गूंज रही है और अचानक समंदर की गहराई का पानी ऊपर की तरफ उठने लगता है। ठीक तभी अंधेरे के बीच एक विशाल टेंटेकल हिलता हुआ दिखाई देता है और सिर्फ एक वार में वो एक व्हेल को मार डालता है। सबमरीन के अंदर के क्रू मेंबर्स वो आवाज सुन नहीं पा रहे थे, लेकिन अचानक उनका रडार सिग्नल देता है कि एक बहुत बड़ा जीव सीधा सबमरीन की तरफ बढ़ा आ रहा है। ओलशांस्की को लगता है कि शायद किसी दुश्मन का जहाज आ रहा है, इसलिए वो गोली चलाने का ऑर्डर देता है। लेकिन विक्टर को ये ऑर्डर बिल्कुल सही नहीं लगता। वो इसके बजाय अपने क्रू को जल्दी से सबमरीन लेकर छिप जाने को कहता है, इसलिए वो सबमरीन को बर्फ की एक विशाल दीवार की दरार के अंदर छिपा देते हैं। तो हर बार जब सबमरीन बर्फ से टकराती तब अंदर का हिस्सा कांप उठता था और रडार की आवाज लगातार बढ़ रही थी, जिसकी वजह से हेडफोन पहने हुए लोगों के कानों में दर्द होने लगता है। जब वो अजीब दुश्मन उनका पीछा करने लगता है तब क्रू को मजबूरन सबमरीन रोकनी पड़ती थी क्योंकि सामने बर्फ की एक बड़ी दीवार ने उनका रास्ता रोक दिया था। हालांकि अच्छी खबर ये थी कि तब तक वो विशाल दुश्मन वहां से हट चुका था। तो खैर अब सबमरीन का डैमेज चेक करने के वक्त ओलशांस्की विक्टर को डांटता है कि बिना सोचे समझे इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। और अब उनके पास क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए सबमरीन रिपेयर करने के लिए उन्हें पानी की सतह पर ऊपर आना ही होगा। इधर जूलिया और
ऑस्कर कुछ पत्थरों से चिपककर गर्मी पाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक बर्फ फटने की आवाज सुनाई देती है और पानी चीरकर सबमरीन ऊपर आ जाती है। अंदर से क्रू मेंबर्स बाहर निकलकर जिंदा बचे उन दोनों को देखते हैं और उनके पास जाते हैं। हालांकि वो जानते थे कि ये लोग उस हमले का शिकार हुई सबमरीन के क्रू मेंबर नहीं हैं, फिर भी वो उनकी बात ध्यान से सुनने लगते हैं। विक्टर उस बोया की जांच करके ओलशांस्की के पास जाता है। ओलशांस्की कहता है कि इन्हें थोड़ा खाना देकर यहीं छोड़ दो, हो सकता है ये किसी दूसरे देश के जासूस हों। लेकिन विक्टर ये सब नहीं सुनता, उसके मन में दया आती है, इसीलिए वो ऑस्कर और जूलिया को अपनी सबमरीन में ले लेता है। तो सबमरीन की मरम्मत खत्म होते ही वो दोबारा पानी में उतर जाती है और उसी बोया के पास वो उस दूसरी सबमरीन को ढूंढना शुरू करते हैं। अब मेडिकल चेकअप के बाद जूलिया और ऑस्कर को कुछ खाना दिया जाता है। इसके बाद विक्टर मैप दिखाकर उनसे उनके कैंप की लोकेशन जानना चाहता है और पूछता है कि क्या तुमने कुछ अजीब देखा है। जूलिया बताती है कि उन्होंने वहाँ बड़े बड़े धमाके देखे थे। विक्टर को लगता है कि शायद वो धमाके ही उसके भाई की सबमरीन डूबने की वजह है। तो अब क्रू मेंबर्स आगे के प्लान पर बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ओलशांस्की कहता है कि हमें अब वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि कुछ देर पहले हमने रडार पर जिस दुश्मन को देखा था वो दोबारा वापस आ सकता है, और अगर उस जीव ने दोबारा हमला कर दिया तो इमरजेंसी सिग्नल भेजना भी मुश्किल हो जाएगा। बचना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अपने भाई को ढूंढने की जिद में विक्टर ऑर्डर देता है कि सबमरीन को जूलिया के कैंप की तरफ ले जाया जाए। ओलशांस्की उसे एक तरफ बुलाकर वार्निंग देता है कि दूसरी बार तुम इतना गलत फैसला कैसे ले सकते हो, अगर उस दुश्मन ने दोबारा हमला किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर ये सब सुनकर भी विक्टर उसकी बात अनसुनी कर देता है। विक्टर अपने एक साथी से कहता है कि हमें जल्दी करनी होगी, क्योंकि अगर दूसरी सबमरीन में कोई जिंदा बचा है तो उसके पास बहुत ही कम ऑक्सीजन बची होगी। अचानक जूलिया को एक अजीब आवाज सुनाई देती है। ऑस्कर उसे कहता है कि फिक्र मत करो, ये सोनार की आवाज है। सोनार के जरिए दूसरी सबमरीन को ढूंढा जा रहा है। तो इस तरह तलाश कुछ देर तक चलती रहती है और फिर रडार पर दिखता है कि वो अजीब दुश्मन दोबारा उनका पीछा कर रहा है। विक्टर क्रू से कहता है कि पहले की तरह कोई छिपने की जगह ढूंढो, लेकिन इस बार आसपास वैसी कोई जगह नहीं थी। हालांकि पास में ही एक ऑनेल रिग था। विक्टर के दिमाग में आता है कि शायद वहां छिपने का कोई मौका मिल सकता है। तो सबमरीन जब पानी के ऊपर आने के लिए तैयार हो रही थी, तभी ऑनेल रिग के सभी वर्कर्स समंदर से बाहर निकलते हुए विशाल टेंटिकल्स देखते हैं। वो तुरंत अलार्म बजा देते हैं और वो टेंटिकल्स ऑनेल रिग पर हमला शुरू कर देते हैं। पूरा स्ट्रक्चर टूटने लगता है और कुछ जगहों पर भयानक धमाके भी होते हैं। कई वर्कर्स डर के मारे भागना चाहते हैं, लेकिन जाने का कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि पूरा ढांचा ही गिर रहा था। और ठीक तभी एक बड़े धमाके की वजह से सबमरीन का ऑनेल रिग से कनेक्शन टूट जाता है। विक्टर पेरिस्कोप से झांक कर देखता है कि असल में वहां क्या हुआ है। विक्टर जब देखता है कि विशाल टेंटिकल्स ऑनेल रिग को तबाह कर रहे हैं तो वो डर से कांप उठता है। वो तुरंत ये नजारा स्क्रीन पर भेजता है ताकि पूरा क्रू देख सके कि वो आखिर किस चीज से लड़ रहे हैं और उनका दुश्मन कितना बड़ा है। ऑनेल रिग को पूरी तरह तबाह करने के बाद वो अजीब दानव दोबारा सबमरीन का पीछा करना शुरू कर देता है और तभी उन्हें अपनी सबमरीन तेजी से मोड़नी पड़ती है। ये सब देखकर ओलशांस्की को लगता है कि विक्टर का इस तरह क्रू मेंबर्स को वो विशाल दानव दिखाना उसकी तीसरी बड़ी गलती थी, क्योंकि उस दानव को देखने के बाद क्रू मेंबर्स की हिम्मत टूट गई है। इसलिए वो सबको ठीक से संभालने के लिए सीधे कह देता है कि अब से इस सबमरीन की लीडरशिप मैं संभालूंगा। वो तुरंत क्रू को ऑर्डर देता है कि उस जीव पर 2 टॉर्पीडो दाग दो। टॉर्पीडो सीधे निशाने पर लगते हैं। ओलशांस्की खुश होकर कहता है कि काम ऐसे किया जाता है, विक्टर समझे। लेकिन उसका चेहरा उसी पल उतर जाता है जब एक ऑफिसर बताता है कि वो दुश्मन जीव अभी भी जिंदा है, बल्कि पहले से भी ज्यादा गुस्से में वो उनकी तरफ बढ़ा आ रहा है। तब दोबारा टॉर्पीडो छोड़ा जाता है और एक और धमाका होता है। इस बार भी निशाना सही लगता है, पर उससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उस विशाल दानव को मारने के लिए ये छोटे विस्फोटक काफी नहीं थे। इसके बाद जब दानव सबमरीन का पीछा करने लगता है तो ओलशांस्की डर के मारे कोई एक्शन नहीं ले पाता। तभी विक्टर दोबारा कमांड अपने हाथ में ले लेता है और क्रू से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके सबमरीन को भगाओ। वो दानव के ज्यादातर हमलों से तो बच जाते हैं, लेकिन एक टेंटिकल सबमरीन से टकरा जाता है, जिससे सबमरीन को काफी नुकसान पहुंचता है। अंदर काम कर रहे कुछ क्रू मेंबर्स घायल हो जाते हैं। विक्टर के खुद के सिर पर चोट लगती है और कुछ कंप्यूटर्स में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। यहाँ तक कि एक कंप्यूटर गिर जाने से एक क्रू मेंबर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इस तरह सबमरीन धीरे धीरे डूबने लगती है और वो विशाल दानव इस मौके का फायदा उठाकर एक और जोरदार वार करता है। इस हमले की वजह से मिसाइल वाले हिस्से में धमाका हो जाता है और वहाँ भयानक आग लग जाती है। क्रू मेंबर्स तुरंत वेंटिलेशन बंद करके उस हिस्से को पूरी तरह से सील कर देते हैं। कुछ क्रू मेंबर्स वहीं रहकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेंटिकल्स के एक और जबरदस्त हमले से सबमरीन तेजी से नीचे डूबने लगती है। रडार पर वो देखते हैं कि उस विशाल दानव ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। जब वो गौर से देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि ये जीव असल में एक प्रागैतिहासिक दानव है जिसका नाम क्रैकन था। ये दानव दिखने में आज के समय के ऑक्टोपस जैसा था, लेकिन इसका साइज मौजूदा ऑक्टोपस से कई हजार गुना बड़ा था। क्रैकन को लेकर पुराने जमाने में सैकड़ों कहानियां और उपन्यास लिखे गए हैं। इस क्रैकन को हकीकत में देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अब उनके पास आखिरी सिर्फ एक मिसाइल बची थी, इसलिए उसे बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना था। वो चर्चा शुरू करते हैं कि अब क्या किया जाए। विक्टर कहता है कि सबमरीन को अब साइलेंट मोड पर ले जाओ, क्योंकि समुद्री जीव अक्सर आवाज सुनकर शिकार करते हैं। इस वजह से टॉर्पीडो रूम में मौजूद वर्कर्स को आग बुझाने का काम रोकना पड़ता है, जिसके नतीजे में वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल तेजी से बढ़ने लगता है। और इधर क्रैकन की आवाज कम्युनिकेशन ऑफिसर के कानों में बुरी तरह चुभ रही थी। टॉर्पीडो रूम के लोग सोचने लगते हैं कि क्या हम ऐसे ही मारे जाएंगे, लेकिन खुशकिस्मती से विक्टर का प्लान काम कर जाता है और क्रैकन कोई आवाज न पाकर दूर चला जाता है। अब वो दोबारा काम पर लौट सकते थे, लेकिन तब तक आग इतनी फैल चुकी थी कि मामूली फायर एक्सटिंग्विशर से उसे बुझाना मुमकिन ही नहीं था। कुछ क्रू मेंबर्स वहाँ आग में जलने लगते हैं। ये देखकर विक्टर सबको कहता है कि कंपार्टमेंट अभी खाली कर दो, जो जल रहा है उसे जलने दो, बस अपनी जान बचाओ। तो ये बात सुनकर कुछ ऑफिसर्स जब आग वाले इलाके से निकल रहे थे तभी वो घायल हो जाते हैं,
लेकिन बाकी क्रू मेंबर्स उन्हें खींचकर दरवाजे के दूसरी तरफ ले आते हैं और बिल्कुल आखिरी पल में दरवाजा बंद कर दिया जाता है ताकि आग किसी दूसरे हिस्से में न फैले। टॉर्पीडो कंपार्टमेंट का प्रेशर कंट्रोल करके और ऑक्सीजन बाहर निकालकर आखिरकार आग बुझा दी जाती है, जिसे उस कमरे के अंदर से कंट्रोल करना किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। तो खैर, इस हादसे के बाद सबमरीन की हालत थोड़ी शांत होती है और यहाँ जो लोग अभी भी सही सलामत थे वो सबमरीन की मरम्मत के काम में लग जाते हैं। जो घायल हो गए थे उन्हें उनके कमरों में भेज दिया जाता है। ऑस्कर और जूलिया उनकी प्राथमिक चिकित्सा देने में मदद करते हैं और इससे क्रू का उन पर भरोसा बढ़ने लगता है। इसके बाद विक्टर क्रू मेंबर्स से उनकी राय मांगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब सब एक साथ कहते हैं कि हमें वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि हमें दूसरी सबमरीन की लोकेशन अभी तक नहीं मिली है और क्रैकन से बचने के लिए हमारे पास अब कोई हथियार भी नहीं बचा। ये सब बातें सुनकर ओलेशांस्की विक्टर को याद दिलाता है कि तुम्हारे पिता एक हीरो थे, वो एक सबमरीन एक्सीडेंट में लोगों को बचाते हुए शहीद हुए थे। तो ये सब सुनकर बहुत सोच समझकर विक्टर राजी हो जाता है कि असल में यहाँ से वापस लौटना ही सही होगा। तो अब सबमरीन घर वापसी की तरफ बढ़ रही थी। विक्टर यहाँ अपने पिता की लिखी आखिरी चिट्ठी पढ़ रहा होता है। ठीक तभी जूलिया उसके कमरे में आती है और देखती है कि वहाँ कुछ परिंदे हैं। विक्टर बताता है कि इन परिंदों को ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए यहाँ रखा गया है। जूलिया उससे एक मैप मांगती है और उसमें वो सारी जगह दिखाती है जहाँ जहाँ उन्होंने क्रैकन को देखा था। वो कहती है कि पुरानी कहानियों के हिसाब से क्रैकन नाम के इस जीव ने पहले भी हजारों जहाजों पर हमला किया है, लेकिन अचानक एक वक्त ऐसा आया जब क्रैकन न जाने कहाँ गायब हो गया था। इसलिए कई साइंटिस्ट्स का मानना था कि क्रैकन शायद किसी गहरी नींद में चला गया है। जूलिया समझाती है कि हमने रिसर्च के लिए जो धमाके किए थे वो धमाके शायद क्रैकन की छिपने वाली गुफा में जाकर लगे हैं और उसी वजह से क्रैकन नींद से जाग गया है। अगर सबको बचाना है तो उन्हें सोनार बंद करना होगा, वरना क्रैकन दोबारा उस आवाज का पीछा करते हुए आ जाएगा। क्योंकि जूलिया क्रैकन के बारे में इतना कुछ जानती है, इसलिए विक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम अंदाजा लगा सकती हो कि मेरे भाई की सबमरीन कहाँ हो सकती है। जूलिया कहती है कि ऑक्टोपस अक्सर शिकार को खींचकर अपनी गुफा में ले जाते हैं और वो जगह शायद हमारे कैंप के पास ही हो सकती है। उनकी बातचीत अचानक एक ऑफिसर के आने से रुक जाती है। वो ऑफिसर बताता है कि हमें एक सुराग मिल गया है। वो साइलेंट मोड में रिकॉर्ड हुई एक ऑडियो सुनाता है जिसमें साफ सुनाई दे रहा था कि कोई किसी मेटल की चीज पर बार बार थक थक की आवाज कर रहा है और वो उस सिग्नल को ट्रैक करके कंफर्म करते हैं कि ये आवाज जूलिया के कैंप की तरफ से ही आ रही है। इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि दूसरी सबमरीन में अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं। विक्टर सबको बुलाकर कहता है कि सुनो, हमारे सैनिक उस सबमरीन में कैद हैं। वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अगर हम उन्हें नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? ये मत सोचो कि मैं सिर्फ अपने भाई के लिए जा रहा हूँ। तुम में से कोई भी वहाँ होता तो मैं सबके लिए यही लड़ाई लड़ता। इसके बाद वो सीधा ऑर्डर देता है कि सबमरीन को जूलिया के कैंप की तरफ ले चलो। इन सब बातों के बीच अचानक वो नोटिस करते हैं कि दीवारों से नट बोल्ट खुलकर गिरने लगे हैं। कांच और लाइटें सब टूट रही थी। इसका मतलब था कि सबमरीन पानी की बहुत ज्यादा गहराई में चली गई है। इसलिए वो सबमरीन को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाने लगते हैं। तभी एक ऑफिसर गौर करता है कि वो जैसे किसी दूसरी अनजान जगह पर आ गए। विक्टर इस जगह को ध्यान से देखता है और फिर वो एक मिनी सबमरीन भेजने का फैसला लेते हैं। लेकिन मिनी सबमरीन का पायलट पिछले हमले में घायल हो गया था, इसलिए विक्टर ऐलान करता है कि मैं खुद जाऊंगा, तब तक ओलेशांस्की कमांड संभालेगा। विक्टर अपने साथ 2 ऑफिसर्स को लेकर मिनी सबमरीन में अपना सफर शुरू कर देता है। वो जैसे जैसे गहराई में जा रहे थे, पानी के प्रेशर की वजह से सबमरीन की मेटल बॉडी से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, क्योंकि वो पहली बार पानी की इतनी गहराई में उतरे थे। पानी का प्रेशर जल्दी ही सबमरीन पर असर डालना शुरू कर देता है, इसलिए अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो उनकी सबमरीन इम्प्लोड हो जाएगी। ठीक तभी उन्हें कहीं से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और उस आवाज का पीछा करते हुए वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हजारों डूबे हुए जहाज समंदर के नीचे पड़े हैं। इसका मतलब जूलिया की थ्योरी और कहानियां बिल्कुल सच थीं। आखिरकार उन्हें दूसरी सबमरीन मिल जाती है और वो उस सबमरीन के नुकसान की जांच करने लगते हैं। अच्छी बात ये थी कि सबमरीन का अगला हिस्सा अभी भी सही सलामत था, यानी अंदर जो लोग थे उनके बचने की उम्मीद थी। इसलिए वो मिनी सबमरीन को पुरानी सबमरीन से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी के इतने प्रेशर के बीच ये करना बहुत मुश्किल काम था। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार वो कनेक्शन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। विक्टर डाइविंग सूट पहनकर कनेक्शन के जरिए दूसरी सबमरीन में दाखिल होता है। हैच खोलने से पहले वो नॉक करता है और अंदर घुसकर खुशी से देखता है कि क्रू अभी भी जिंदा है और उसका भाई अलेक्जेंडर भी सही सलामत है। ये खबर वो तुरंत मेन सबमरीन को भेज देते हैं और वहाँ मौजूद सब लोग जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। अलेक्जेंडर बताता है कि उन्होंने सबमरीन को साइलेंट मोड पर रखा था ताकि क्रैकन उन्हें ढूंढ न सके और वो बीच बीच में मदद के लिए सिग्नल भेज रहे थे। विक्टर जितने ज्यादा हो सके उतने लोगों को उस मिनी सबमरीन में भेज देता है, लेकिन सबको बचाने के लिए उसे 2 चक्कर लगाने होंगे। विक्टर फैसला करता है कि वो अपने भाई के साथ यहीं रुकेगा। वो सबमरीन के आगे एक ट्रैकर लगा देते हैं ताकि मिनी सबमरीन रास्ता न भटक जाए, लेकिन बाद में उन्हें याद आता है कि क्रैकन भी तो इस ट्रैकर का सिग्नल पकड़ सकता है, इसलिए वो तुरंत उस सिग्नल और ट्रैकर को बंद कर देते हैं। तो फाइनली मिनी सबमरीन वहां से निकलते ही पूरी सबमरीन एक बार भयानक तरीके से हिल जाती है, पर खुशकिस्मती से सबमरीन को कुछ नहीं होता। कुछ ही देर में वो मेन सबमरीन के पास पहुंच जाते हैं और रेस्क्यू किए गए लोगों का इलाज शुरू कर दिया जाता है, लेकिन सबमरीन का पायलट दूसरे ट्रिप के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं था, इसलिए जूलिया ऑस्कर को मदद के लिए कहती है। ऑस्कर ने पहले भी सबमरीन में काम किया है, इसलिए वो सबमरीन लेकर नीचे जाने के लिए राजी हो जाता है। तो फाइनली मिनी सबमरीन निकलते ही ओलेशांस्की रडार पर देखता है कि क्रैकन ने दोबारा हलचल शुरू कर दी है। इधर विक्टर और अलेक्जेंडर अपने बड़े अफसरों द्वारा मांगे गए उन खतरनाक हथियारों को इस सबमरीन के अंदर ढूंढने चले जाते हैं। तो इस टूटी हुई सबमरीन के एक हिस्से में जाकर वो सेफ से कुछ कोड्स निकाल लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर में वो कोड डालने की कोशिश करते ही सिस्टम काम करना बंद कर देता है। फिर भी विक्टर हार नहीं मानता। बहुत सारे बटन दबाने के बाद आखिरकार कंप्यूटर चालू हो जाता है और वो देखते हैं कि हथियार अभी भी एक्टिव है। उन हथियारों से निकलने वाला सिग्नल मिनी सबमरीन पकड़ लेती है और वो उस सिग्नल का पीछा करते हुए उस डूबी हुई सबमरीन के पास पहुंच जाते हैं।
लेकिन मेन सबमरीन में सब बहुत डरे हुए थे क्योंकि क्रैकन तब तक बहुत करीब आ चुका था। क्रू मेंबर्स जल्दी से सबमरीन को समंदर की तलहटी में ले जाकर साइलेंट मोड पर डाल देते हैं। क्रैकन एक विशाल पत्थर उस सबमरीन पर फेंकता है जिससे एक कंपार्टमेंट में दरार आ जाती है और सबमरीन के अंदर पानी घुसने लगता है। सब बहुत टेंशन में पड़ जाते हैं क्योंकि ज्यादा देर तक साइलेंट मोड बनाए रखना मुमकिन नहीं होगा। इधर मिनी सबमरीन विक्टर की लोकेशन पर पहुंच जाती है और डॉकिंग के समय गलती से ट्रैकर चालू हो जाता है। क्रैकन उस ट्रैकर के सिग्नल को फॉलो करके तेजी से अपनी गुफा की तरफ वापस जाने लगता है ताकि उस सबमरीन पर हमला कर सके। क्रैकन को गुफा के अंदर घुसते देख ओलेशांस्की क्रू मेंबर्स से कहता है कि यही मौका है, जल्दी ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करो। इस वक्त विक्टर पाइप के जरिए उस कमरे में जाने की कोशिश कर रहा था जहां हथियार रखे थे जो क्रैकन के हमले की वजह से ब्लॉक हो गया था। अलेक्जेंडर मिनी सबमरीन की डॉकिंग की आवाज सुनकर अपने क्रू मेंबर्स को वहां से चले जाने को कहता है और खुद अपने भाई का इंतजार करने लगता है। आखिरकार विक्टर हथियारों वाले कमरे में पहुंचकर मिसाइल के अंदर कोड डालने लगता है और अलेक्जेंडर कंप्यूटर पर कोड इनपुट करता है। हथियार लोड होने में थोड़ा वक्त लग रहा था और इसी बीच क्रैकन उन्हें ढूंढ लेता है। सब लोग दिमागी तौर पर हमले के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी टेंटिकल्स सबमरीन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दोनों भाई अपनी पुरानी लड़ाइयों के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो यहीं मारे जाएंगे। क्रैकन के एक और वार से सबमरीन का आधा हिस्सा टूट जाता है, हालांकि वो हिस्सा पहले से ही खाली था। क्रैकन फिर से हमला करने ही वाला था, तभी दोनों भाई एक साथ हथियार चलाने के लिए बटन दबा देते हैं। पानी सबमरीन के अंदर घुसना शुरू हो जाता है और विक्टर जल्दी से पाइप के जरिए वापस अलेक्जेंडर के पास आता है। हथियार जल्द ही फटने वाले थे, इसलिए दोनों भाई तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और तब तक सबमरीन डूब रही थी। तब तक सबमरीन के अंदर दरारें पड़ चुकी थीं और पानी के तेज बहाव की वजह से दोनों भाई अलग हो जाते हैं। विक्टर ढूंढते हुए अलेक्जेंडर का हाथ पानी से बाहर निकलते देखता है। वो तुरंत अपने भाई का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। जब तक अलेक्जेंडर सही सलामत उसके पास नहीं आ गया, उसने हिम्मत नहीं हारी। वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं और उस मिनी सबमरीन के अंदर घुस जाते हैं। वो तुरंत दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि मिनी सबमरीन में पानी न घुस सके। इधर धमाका होने में अब सिर्फ 2 मिनट बचे थे, लेकिन मिनी सबमरीन को वो अलग ही नहीं कर पा रहे थे। मैन सबमरीन से जुड़े हुए ही वो नीचे गिरे जा रहे थे। तभी विक्टर को इमरजेंसी लीवर की याद आती है। उसे खींचते ही मिनी सबमरीन अलग हो जाती है और वो तेजी से वहां से हट जाते हैं और तुरंत ही हथियारों में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके के झटके से मिनी सबमरीन दूसरी तरफ घूम जाती है। ऊपर मेन सबमरीन में सब इंतजार कर रहे थे कि वो सही सलामत ऊपर आ जाएं। उस विशाल धमाके की वजह से क्रैकन वहीं मर जाता और इधर ऊपर वाली सबमरीन में सब बस टकटकी लगाए बैठे थे कि मिनी सबमरीन वाले लोग सुरक्षित वापस आ जाएं। तो फाइनली कुछ देर बाद जब सबकी उम्मीद टूटने ही वाली थी, तभी पानी में कुछ बुलबुले दिखाई देते हैं और वो मिनी सबमरीन ही थी। आखिरकार वो सब सही सलामत ऊपर आ जाते हैं और दोनों भाई एक साथ अपनी माँ से मिलते हैं। तो इसी के साथ आज की ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।